कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 4th वीडियो में आज हम समझेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले हम समझते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। तो एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम में हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या लिख रहे हैं? निर्देश लिख रहे हैं। और निर्देश किसके लिए लिख रहे हैं? निर्देश हम लिख रहे हैं कंप्यूटर के लिए। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें किसी प्रॉब्लम को या किसी कार्य को सॉल्व करना है। ठीक है, हमें कोई कार्य को करना है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? स्टेप्स लिख रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ये तरीका है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सारे स्टेप्स हैं। अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एक बार हम और डिफिनेशन पढ़ते हैं कि एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जो किसी कार्य को हल करने या किसी समस्या को सुलझाने में मदद करता है। तो अगर हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम लिखते हैं। यह एक रेसिपी की तरह होता है जिसमें हर स्टेप स्पष्ट, तार्किक और सीमित होता है। तो जैसे कि हम रेसिपी देखते हैं, रेसिपी जनरली हम देखते हैं कि कोई खाना बनाना है, कोई स्पेशल डिश बनानी है हमें, और उसके लिए हमारे पास रेसिपी होती है। तो रेसिपी में क्या होता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि हर एक स्टेप स्पष्ट होता है। स्पष्ट मतलब क्लियर होता है, तार्किक होता है मतलब लॉजिकल होता है, और सीमित होता है मतलब वो स्टेप सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेप हमें बार बार करना पड़ रहा है। तो जब भी हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो एल्गोरिथम एक रेसिपी की तरह होता है। ठीक है, कोई रेसिपी की तरह होता है जिसमें हर एक स्टेप क्लियर होता है, लॉजिकल होता है और लिमिटेड होता है। कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम यह तय करता है कि क्या करना है, कैसे करना है और किस क्रम में करना है। तो कंप्यूटर साइंस में जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को हम एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखते हैं। एल्गोरिथम हमें बताता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और किस क्रम में करना है। तो अगर हम इसको सरल शब्दों में समझना चाहें तो एल्गोरिथम एक ऐसा तरीका है जिसमें बताया जाता है कि कोई काम कैसे करना है। ठीक है, तो मतलब आपके पास एक प्रॉब्लम आई, आपके पास एक काम आया, अब उस काम को या प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे? उसके सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे और सारे ही स्टेप्स क्लियर होंगे, लॉजिकल होंगे और लिमिटेड होंगे। तो अगर आपने ऐसे करके स्टेप्स लिख लिया तो वही तो एल्गोरिथम है। ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम को। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं एल्गोरिथम की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि एल्गोरिथम क्या है और एल्गोरिथम की विशेषताएं बताइए। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप ये एल्गोरिथम की डेफिनेशन लिखने के बाद इन प्रॉपर्टीज़ को आप लिख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम एल्गोरिथम की सारी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो एल्गोरिथम की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है स्पष्टता या क्लैरिटी। एल्गोरिथम का हर स्टेप स्पष्ट, सीधा और बिना भ्रम के होना चाहिए। तो जब भी आप एल्गोरिथम लिखें तो एल्गोरिथम का जो सभी स्टेप्स हैं, एल्गोरिथम के जो सभी स्टेप्स हैं वो स्पष्ट मतलब क्लियर होने चाहिए और सीधे सीधे होने चाहिए और बिना कन्फ्यूज़न क्रिएट किए होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यदि किसी एल्गोरिथम में लिखा हो, यदि हम एक एल्गोरिथम देखें उसमें ऐसा लिखा हो कि थोड़ा सा गर्म पानी डालें, तो ये स्पष्ट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा तो 1 गिलास भी हो सकता है, 2 गिलास भी हो सकता है और आधा ग्लास भी हो सकता है। ठीक है, थोड़े से का कोई डेफिनेशन नहीं होता। लेकिन अगर लिखा हो कि 200 ml पानी 1 मिनट तक गर्म करें तो ये एक स्पष्ट है, स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन जो भी एल्गोरिथम में लिखा हो वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जो भी इंस्ट्रक्शंस हो एल्गोरिथम में वो फाइनाइटनेस होनी चाहिए। उसमें फाइनाइटनेस मतलब क्या होता है कि एल्गोरिथम हमेशा सीमित चरणों में समाप्त होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई स्टेप शुरू हुआ है अब वो स्टेप ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो एल्गोरिथम हमेशा सीमित या फाइनाइट होना चाहिए। यह अनंत लूप में नहीं जाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टेप हम करना शुरू कर रहे हैं और वो स्टेप अब चलता ही जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए
चाय बनाने का एल्गोरिथम कुछ 6-7 स्टेप में समाप्त हो जाता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझा था। पर अगर कोई स्टेप ऐसा है जो बार बार दोहराया जा रहा है बिना रुके, तो वह एल्गोरिथम नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर आपके एल्गोरिथम में कोई ऐसा स्टेप है जो कि बस बार बार रिपीट हुए जा रहा है और ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो हम उसको एल्गोरिथम का स्टेप नहीं कहेंगे। ठीक है, उसके बाद एल्गोरिथम की जो अगली प्रॉपर्टी है वो है इनपुट। एल्गोरिथम में शून्य या अधिक इनपुट हो सकता है जिन पर काम किया जाना है। तो जब भी हम एल्गोरिथम बनाते हैं तो हो सकता है कि हमारा एल्गोरिथम कोई इनपुट ना ले और एक से ज़्यादा इनपुट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इनपुट लेना कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे एल्गोरिथम ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी इनपुट नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए दो संख्याओं का अगर हमें योग निकालना है, मतलब दो संख्याओं को अगर हमें जोड़ना है, तो इस एल्गोरिथम में दो इनपुट होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें दो संख्याओं का योग निकालना है तो हमें दो संख्याएं चाहिए। ठीक है, इसलिए इनपुट में क्या होगा, दो संख्याएं होंगी जिनका हमें जोड़ या योग निकालना होगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम की जो प्रॉपर्टी है इनपुट, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एल्गोरिथम 0 इनपुट भी ले सकता है या उससे ज़्यादा इनपुट भी ले सकता है। अगर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें जो कि आउटपुट है, एल्गोरिथम में कम से कम एक आउटपुट अवश्य होना चाहिए जो समस्या का हल प्रदान करे। तो जब भी कोई एल्गोरिथम होगा तो उसमें कम से कम एक आउटपुट होना ही होना चाहिए। कोई एल्गोरिथम ऐसा नहीं हो सकता जिसका आउटपुट कुछ भी ना हो। तो कम से कम एक आउटपुट होना चाहिए किसी भी एल्गोरिथम का। एग्जाम्पल के लिए यदि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है, तो आउटपुट जो है 15 होगा। अगर हमने दोनों का सम किया है तो आउटपुट 15 होगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 15 एक आउटपुट है। ठीक है, किसी भी एल्गोरिथम का कम से कम एक आउटपुट होगा। इनपुट भले ही 0 हो जाए, ठीक है, लेकिन आउटपुट हमेशा एक होगा ही होगा। यह एल्गोरिथम का परिणाम है, क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसका हल तो निकलना चाहिए ना, और हल क्या है, हल कम से कम एक तो होगा। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो होगा, इसलिए आउटपुट कम से कम एक होना चाहिए। उसके बाद जो एल्गोरिथम की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इफेक्टिवनेस। एल्गोरिथम के सभी स्टेप इतने सरल होने चाहिए कि उन्हें कागज़ और पेंसिल से भी किया जा सके। तो एल्गोरिथम के सारे स्टेप को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। एग्जाम्पल के लिए 3 को 4 बार जोड़ें, ये एक स्टेप है, एल्गोरिथम का एक स्टेप है कि 3 को 4 बार जोड़ें। तो ये इतना सिंपल स्टेप है कि इसे कोई भी कर सकता है, इसे कोई भी साधारण छात्र गणना से कर सकता है। ठीक है, 3 को अगर 4 बार जोड़ना है हमें, बल्कि अगर देखिए आप 3 × 4 लिख देंगे तो हो सकता है कि किसी क्लास के बच्चे के लिए वो डिफ़िकल्ट हो, लेकिन 3 को 4 बार जोड़ना सबके लिए आसान होता है। तो एल्गोरिथम हमें इतने सिंपल लिखना है। यदि कोई स्टेप जटिल गणितीय थ्योरी पर आधारित हो तो वह प्रभावी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम हमें जब इंस्ट्रक्शन लिखना है तो हमें उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसके बाद अब हम समझते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिथम का उपयोग कैसे किया जाता है। मतलब हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और उसे सॉल्व करना हो तो उसमें हम एल्गोरिथम का उपयोग किस तरीके से करेंगे। जब भी कोई समस्या सामने आती है तो एल्गोरिथम हमें उसे छोटे छोटे स्टेप्स में विभाजित करने की सुविधा देता है। तो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो एल्गोरिथम के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को छोटे छोटे स्टेप्स में विभाजित कर सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम उपयोग करने के जो चरण हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, समस्या को समझना है। तो आप इस कोर्स में सी प्रोग्रामिंग सीखेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो उसका पहला स्टेप होगा समस्या को समझना। और अगर आपने समस्या को अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपने आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसलिए सबसे पहला स्टेप होगा कि सबसे पहले यह समझें कि हमें क्या हल करना है। प्रॉब्लम को समझना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। उसके बाद में जब आप प्रॉब्लम को समझ गए उसके बाद उसके लिए एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करिए। समस्या हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप योजना बनाएं। ठीक है, आपने पहले प्रॉब्लम को देखा, प्रॉब्लम को समझा, प्रॉब्लम को समझने के बाद उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया आपने स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, इसी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम डिज़ाइन करने के बाद जो अगला स्टेप है वो है प्रतिनिधित्व करना। मतलब एल्गोरिथम को सूडो कोड या फ्लो चार्ट के रूप में दर्शाना। तो जब हम एक बार एल्गोरिथम लिख लेते हैं, एल्गोरिथम लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उस एल्गोरिथम का एक सूडो कोड लिख सकते हैं। सूडो कोड मतलब होता है जैसे कि हमारे पास एक एल्गोरिथम है, अब क्या करना है, उस एल्गोरिथम को देखकर हमें क्या लिखना है, उसका कोड लिखना है।
ठीक है, उसका कोड लिखना है। अब वो कोड जो है चाहे तो सी में हो सकता है, C++ में हो सकता है, जावा में हो सकता है, पाइथन में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। अब ये सारे कोड जो हैं वो रन किए जा सकते हैं, कहाँ पे रन किए जा सकते हैं, किसी सिस्टम में, ठीक है, किसी कंप्यूटर में, किसी सिस्टम में रन किए जा सकते हैं। लेकिन एल्गोरिथम और कोड के बीच में, एल्गोरिथम और कोड के बीच में एक चीज़ और आती है जिसको हम कहते हैं सूडो कोड, ठीक है। सूडो कोड जो होता है वो ना ही एल्गोरिथम होता है और ना ही कोड होता है, मतलब ये एल्गोरिथम और कोड के बीच की एक लैंग्वेज होती है। एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो हमारा एल्गोरिथम होता है वो लगभग थ्योरेटिकल होता है। एल्गोरिथम क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। और जो हमारा कोड होता है वो तो पूरा ही कोड होता है ना। किसी भी नए इंसान के लिए कोड समझना थोड़ा मुश्किल होता है, और एल्गोरिथम पूरा थ्योरेटिकल है तो उसमें लॉजिक समझाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम और कोड के बीच में सूडो कोड कभी कभी लिखते हैं, ताकि हम अपने आइडिया को, हम अपने स्टेप्स को और लॉजिकली समझा सकें, ठीक है। और सूडो कोड के अलावा एक और तरीका होता है फ्लो चार्ट का, ठीक है। हम फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं अपने एल्गोरिथम का, ठीक है। फ्लो चार्ट की मदद से हम समझा सकते हैं अपने एल्गोरिथम को किसी ऐसे पर्सन को जो बहुत टेक्निकल नहीं है, ठीक है। तो सूडो कोड और फ्लो चार्ट ये दोनों प्रोसेस की बीच की प्रोसेस होती है, जो कि हम कभी कभी उपयोग करते हैं किसी नॉन टेक्निकल इंसान को समझाने के लिए कि एक्चुअली सॉल्यूशन में हम कर क्या रहे हैं। इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है। उसके बाद जब हमने सूडो कोड या फ्लो चार्ट बना लिया, उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन का। इसे किसी प्रोग्रामिंग भाषा में कोड करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। एल्गोरिथम लिखते हैं, उसका फ्लो चार्ट या सूडो कोड लिखते हैं, उसके बाद में हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और उसके बाद एल्गोरिथम के माध्यम से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो है परीक्षण और डिबगिंग। चेक करें कि परिणाम सही आ रहे हैं या नहीं। एक बार जब आपने कोड लिख लिया तो अब आपका काम क्या है कि आप कोड को चेक करिए कि सारे आउटपुट जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको डीबग करिए। डीबग करिए मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करिए, ओके। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एल्गोरिथम के। पहला एग्जाम्पल है कि दो संख्याओं का अगर हमें जोड़ निकालना है तो उसके लिए एल्गोरिथम किस तरीके से लिखा जाएगा। तो समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, दो दी गई संख्याओं का हमें योग निकालना है। दो दी गई संख्याओं का, दो संख्याएं दी हुई हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास दो संख्याएं दी हैं। पहली संख्या हम मान लेते हैं 5 है, दूसरी संख्या हमारे पास 10 है। दो संख्याएं दी हैं, उनका हमें क्या करना है, योग निकालना है। तो उसके लिए एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। सबसे पहले स्टेप है स्टार्ट करें। एल्गोरिथम स्टार्ट हो गया है। उपयोगकर्ता यानी कि यूजर से पहली संख्या ले, तो यूजर से हमने पहली संख्या ले ली। पहली संख्या क्या है, 5, ठीक है। उसके बाद में दूसरी संख्या ले, किससे, यूजर से दूसरी संख्या ले, तो हमने दूसरी संख्या ले ली 10। दोनों को जोड़कर सम निकाले, तो दोनों को जोड़कर क्या करना है, सम निकालना है। तो हमने दोनों को जोड़कर सम निकाल लिया, तो सम क्या आया, 15 आया है। अब क्या करें, अगला स्टेप क्या है, दोनों जोड़कर सम निकालने के बाद सम को प्रिंट करें। तो सम को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। प्रिंट कहाँ किया, प्रिंट हमने किया अपने आउटपुट स्क्रीन पर, ठीक है। अपने आउटपुट स्क्रीन पर हमने क्या कर दिया, सम को प्रिंट कर दिया। उसके बाद स्टॉप करें, मतलब एल्गोरिथम अब बंद हो गया है। तो अगर हम इस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप्स जो होते हैं वो कंप्यूटर को समझाने में बहुत आसान होते हैं, और इन्हीं स्टेप्स को हम लिखते हैं कंप्यूटर में एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है कि किसी व्यक्ति की उम्र के आधार पर यह तय करना कि वह वोट डाल सकता है या नहीं, ओके। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि एक व्यक्ति की उम्र दी गई है, यह तय करें कि वह वोट देने के योग्य है या नहीं है। और नियम क्या है, जो नियम हम उपयोग करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका हम एल्गोरिथम किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करें। उसके बाद यूज़र से उसकी उम्र इनपुट में लें। तो यूज़र से हमें क्या लेना है, उसकी उम्र मतलब एज इनपुट में लेना है। मान लेते हैं कि किसी यूज़र ने अपनी उम्र दी 20, ठीक है, 20 दी अपनी उम्र। अब हमें क्या करना है, इनपुट ले लिया। अब हमें जांच करना है कि क्या उसकी उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा है, मतलब क्या एज की वैल्यू, ये जो एज है इसकी वैल्यू 18 से बड़ी है। तो हाँ, इसकी वैल्यू जो है, एज की वैल्यू 18 से बड़ी है। यदि हाँ तो आप वोट देने के योग्य हैं,
प्रदर्शित करे, मतलब डिस्प्ले करे, मतलब प्रिंट हो जाए आउटपुट स्क्रीन में। आउटपुट स्क्रीन में क्या प्रिंट हो जाए कि आप वोट देने के योग्य हैं, ऐसा आपके आउटपुट स्क्रीन में जो भी यूज़र देख रहा है, जो भी यूज़र इस प्रोग्राम को रन कर रहा है, उसके आउटपुट स्क्रीन में ऐसा मैसेज लिख के आ जाए कि आप वोट देने के योग्य हैं। अगर मान लीजिए कि यूज़र ऐसा है जिसकी एज 15 है, तो फिर वो वोट नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये हाँ वाला कंडीशन तो फिर नहीं चलेगा, फिर ये ना वाला कंडीशन चलेगा कि यदि नहीं, मतलब एज जो है 18 से ज़्यादा नहीं है, तो आप वोट नहीं दे सकते, ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम लिख सकते हैं। बाद में इसी एल्गोरिथम को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्रोग्राम में, ठीक है, या कोड में। तो एल्गोरिथम सीखने के फ़ायदे क्या हैं? एल्गोरिथम सीखने से सोचने की क्षमता बढ़ती है, समस्या को आसानी से तोड़ना आता है मतलब कि समस्या को हम छोटे छोटे स्टेप्स में बांट सकते हैं। प्रोग्रामिंग आसान होती है, जीवन की समस्याएं सुलझाने में भी मदद मिलती है। ओके, तो आज की इस वीडियो की जो समरी है वो ये है कि एल्गोरिथम एक स्पष्ट, क्रमबद्ध, सीमित और प्रभावी चरणों की सूची है। एल्गोरिथम क्या है? क्लियर, क्रमबद्ध मतलब सीक्वेंशियल, सीमित मतलब लिमिटेड, और प्रभावी मतलब इफेक्टिव स्टेप्स की एक लिस्ट है। कौन? एल्गोरिथम। यह हमें किसी भी समस्या का हल सिस्टमेटिक रूप से करने में मदद करता है। एल्गोरिथम को समझे बिना कोई भी अच्छा प्रोग्रामर नहीं बन सकता। तो इसीलिए अगर आपको अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो पहले आपको एल्गोरिथम समझना जरूरी होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है तो इस नोट्स को डाउनलोड करने का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, और नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।